हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। और मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से यकीन बैच के अंदर आवर्त सारणी के लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। हम कुछ पढ़ेंगे आवर्त सारणी में, क्या पढ़ेंगे पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले आज तुम लोगों को टाइट करने का टाइम आ गया है। भाई तुम का नीट वीट का पेपर दोगे, एक तो तुम लोग टेस्ट नहीं देते यार। थोड़ी बहुत शर्म है तुम्हारे अंदर, शर्म लिहाज है तुम्हारे अंदर। हाँ, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। लाइफ में ज्यादा पढ़ने से, किताबें रटने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। पहले क्लियर बता रहा हूं, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वो जो पैनिकनेस, जो प्रेशर फील करते हो ना टेस्ट में बैठते हुए, पहले से टिपी गुल रहती है, वो नहीं होगी। टेस्ट देते रहा करो। तो बहुत ही कम बच्चों ने टेस्ट दिया, जिनमें से सिर्फ 10 बच्चे बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और तुम्हें मैं एक बात बोलूं, सुधर जाओ, कोशिश करो बेहतरीन। ठीक है, चलिए। दूसरा है, आप लोग ये पता लगा सकते हो कि आपका लेवल क्या है, कि आप उनमें कहां कहां पर किस स्टैंड करते हो। और दूसरी बात है कि भाई इफ यू हैव नॉट अटेम्प्ट येट, अगर तुमने नहीं किया है तो कृपया करके करें। जिसको अंग्रेजी समझ में आ रही है ठीक है, नहीं तो मैं हिंदी में संवाद तो कर ही रहा हूं कि जिसको लगता है कि उसने अभी तक पर एक बार भी टेस्ट नहीं दिया, वो टेस्ट दे और अपने स्टैंडर्ड को पहचानने की वो कहां पर है। अगर आप जीरो पे भी हो ना, तो स्वीकार कर लो कि मैं जीरो पे हूं, लेकिन सर आज कसम केमिस्ट्री की या कसम किसी की भी खा लेना, अब यहां से नीचे नहीं वहां से ऊपर जाऊंगा। तो इसको एक गोल की तरह फिक्स कर लो, ठीक है। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको रिवॉर्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है टी शर्ट मिल जाए, हो सकता है कुछ और मिल जाए, हो सकता है कुछ इंटरनेट फ्री करवा दे तुम्हारा। तो भाई ये तो पीडब्ल्यू के ऊपर से आया है हमारे पास कि इन बच्चों को कहो, इन नालायकों को कहो कि चुपचाप टेस्ट दे ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की, और हम कॉन्सेप्ट की बात की थी कि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया था। लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, ये समझाया था। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं, जब आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर क्या है कि जैसे हम लोग जब परमाणु त्रिज्या पढ़ेंगे ना, तो हमें आयनिक त्रिज्या भी पढ़नी पड़ेगी। आयनिक त्रिज्या का मतलब है कि कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाएगा, या कोई परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाएगा, और फिर उसके जो त्रिज्या है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम जानेंगे। सपोज करिए जी, कर लो जी भाई, कि अगर कोई एटम है, उसके सेंटर पे क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया होगा, और उसकी बाहर वाली सेल जो है, ये बाहर वाली सेल है, अंदर वाली नहीं लगाई मैंने, सिर्फ बाहर वाली सेल है, और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो मैंने आपको यहां पर दिखाई गई है, 4 है मान लीजिए, राइट। और ये वो एटम है। अब आप सोचकर चलना, ये एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, जिस पर क्या होगा भाई जी, पॉजिटिव चार्ज, यानी वो मेरी तरह है बाहुबली। और गुंडों ने चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है। कैसे? ऐसे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। अब आप समझने कोई करना कि ये हमारे तरह से एक बेड हो सकती है, कोई रस्सी हो सकती है। अब जैसे ही मान लो इनकी पार्टी में मैं कोई एक इंसान ऐड कर दूं या एक गुंडा ऐड कर दूं, मान लीजिए वो गुंडा क्या होगा कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन इनकी आउटर मोस्ट सेल में जाएगा। और जब आउटर मोस्ट सेल में जाएगा तो ये वाली जो पार्टी होगी ना, ये वाली पार्टी होगी, ये वाली पार्टी की पावर ज्यादा हो जाएगी, और मैं इनको अच्छे से खींच नहीं पाऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास रस्सी है, रस्सी मेरे हाथ में से छूटती चली जाएगी, और ये जो पूरा का पूरा रेडियस था, ये पूरा का पूरा सर्कल था, इसकी जो बाउंड्रीज थी और बड़ी हो जाएंगी। यानी जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो होगा क्या, ध्यान से देखना, होगा क्या कि भाई सेंटर पे तो न्यूक्लियस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर जो एटम का साइज होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ जाए, क्योंकि उसके अंदर अब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ गई है। अब आप मुझे एक बात समझाने की कोशिश करना यार, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म लिहाज होगी तो। ठीक है भाई, समझने कोई करना। ये एटम था, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या बनाएगा बताइए, वो बनाएगा ऋणायन। हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल सही आता है। और यदि मैं ऐसा करता हूं, यदि मैं ऐसा करता हूं मेरे शेरों, कि इस परमाणु में से मैं एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं, यानी एक गुंडा छोड़कर भाग जाए, मेरा नाम सुन के ही भाग जाए, तो क्या होगा, सेंटर पे न्यूक्लियस, और जब बचे हुए 3 होंगे ना, मैं ऐसे रस्सी खींचूंगा,
और वो सारा सारा सर्किल मेरे चारों तरफ छोटा हो जाएगा। भाई साहब ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर देखो, अब वो जब ऐसे ऐसे घूमेंगे तो आप समझ सकते हैं, अगर पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे तो अब सिर्फ 3 रह जाएंगे, और जिनके बीच का आकर्षण बल तो बढ़ेगा, ठीक है भाई। पर आप एक बात समझ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कोई भी परमाणु क्या बनाएगा, वो बनाएगा जी धन आयन। ये क्या है हमारे पास, धन आयन। ये क्या है, नॉर्मल परमाणु है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऋण आयन है। आप लोगों को ये बात फिर आ चुकी है कि किसी भी परमाणु का या किसी भी आयन का जो साइज है वो उस पर उपस्थित नेगेटिव चार्ज या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर बढ़ेगा, परंतु अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी इधर से, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज बढ़ा और इधर न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज बढ़ा। तो यह बात समझनी होगी मेरे शेरों कि जो साइज होगा वो समानुपाती होगा किसके, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है नेगेटिव आवेश, और साइज जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आपका रेडियस, परमाणु त्रिज्या उतनी कम होगी। यह बात ध्यान रखनी है। अगर तुमने ये बात ध्यान रख ली तो भाई साहब तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता, ना जी, तुम्हें नहीं कर सकता कोई। अब बात करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के बारे में या फिर स्पीसीज के बारे में कि ये क्या बवाल है। इनके आकार की तो बात करेंगे ही करेंगे, पर ये बवाल क्या ही समझ लेते हैं। तो जरा समझिए, सम का मतलब होता है समान, इलेक्ट्रॉनीय का मतलब होता है जिनके अंदर समान इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर मैं इनकी परिभाषा दूं तो मैं कहूंगा, परिभाषा में क्या कह सकता हूं मैं, भला मैं क्या कह सकता हूं, बोलो यार, तुम लोग बोलो क्या कह सकता हूं मैं। अरे मैं कहूंगा कि वो स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान का मतलब इक्वल होती है, समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, तो ये जो सम इलेक्ट्रॉनिक है ना, इसको अंग्रेजी में आइसो, वो भी क्या बोलते हैं बेटा जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं। इसलिए घबराना मत, कभी कभी कुछ अंग्रेज भी बैठे हो यहां पे, कहेंगे सर अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाते, सुन लेना चुपचाप। अब जरा देखिए भाई, ये बात क्लियर है। अब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे मान लीजिएगा नाइट्रोजन है, इसके अंदर वैसे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये माइनस के 3 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और अब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो ये बन जाए, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। ऐसे में कह रहा हूं फ्लोराइड, ऐसे में क्या कहूंगा भाई, नियॉन। नियॉन के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के अंदर 9 होते हैं, एक चला गया, सॉरी एक आ गया तो 10 हो गए। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया, तो भाई उसके बाद भी एक धनायन बनेगा और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 चले गए तो 10 बचेंगे, तो Mg2+ बनेगा कि नहीं, आपको सर बिल्कुल सही है। अब मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में या कह लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन 13 है, 13 में से 3 चले गए, 10 बचे कि नहीं बचे। आप मुझे बताइए, ये जितने भी मैंने उदाहरण लिखे हैं, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 10, इसके अंदर 10, सबके अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बोलो यार। आपको सर बिल्कुल सही बात। अब वो स्पीसीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज कहलाती है, जो कि मैंने यहां पर आपको बता दी है। बात करेंगे इनकी साइज की। साइज के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा आपके पास रेडियस उतनी ज्यादा बड़ी होगी, यानी परमाणु त्रिज्या उतनी ज्यादा बड़ी होगी। दूसरी चीज,
नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा साइज उतना छोटा होगा। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ यार, यहां पर मुझे एक बात बताओ यार, इस पर नाइट्रोजन पर माइनस के 3 चार्ज हैं और आप लोग समझ सकते हो इसका साइज भाई साहब बहुत बड़ा होगा, होगा नहीं भाई साहब, होगा पक्का। और यहां पर एल्यूमिनियम पर प्लस 3 चार्ज है और मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना छोटा होगा कि नहीं होगा, परमाणु आकार उतना छोटा होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही, लेकिन अगर आपको आकार का अरेंजमेंट करना हो तो आप समझ जाना कि नाइट्रोजन के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज सबसे बड़ा, फिर ऑक्सीजन होगा तो -2, फिर उसके बाद F-, फिर न्यूट्रल आ जाएगा और प्लस वाले तो छोटे ही होंगे कि नहीं, अरे छोटे ही होंगे भाई, मान लो मेरी बात। तो ऐसे ही ऑर्डर आ जाएगा और सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज का जो आकार है वो हम इस तरीके से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज छोटा और जिस पर ज्यादा नेगेटिव होगा उसका वो, ठीक है भाई, ये क्लियर है। अब जरा देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए स्पीसीज के समूहों में से प्रत्येक समूह में सबसे कम परमाणु त्रिज्या रखने वाली स्पीसीज को अंकित कीजिए। अगर मैं ये देखूं कि ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक के सारे, इसमें बोला है कि सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, तो आपको दिखेगा सर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर माइनस के 2 नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाला छोटा होता होगा। मैंने कहा बिल्कुल होता है। अब आप देखो Na+ कहां पर है, अब Na+ बी में है या डी में है, या तो बाहुबली में होगा या देवसेना में होगा और तो किसी में होगा नहीं। तो आप बेटा जी A4 अमरेंद्र बाहुबली और C4 कटप्पा को काट देंगे, ये तो आंसर हो नहीं सकते भाई। अरे भाई चल जा यार, वहां बच्चे वेट कर रहे हैं। अरे यो क्या बात होगी, ये भी काटा लगाओ ये भी काटा लगाओ, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब जरा बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम में। ऐसे अरेंजमेंट है आपको, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम आप लोग जानते होंगे इधर से इधर जाने पर साइज क्या होता है भाई साहब, छोटा होता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। तो बेरिलियम लिथियम से भी छोटा और बेरिलियम मैग्नीशियम भी छोटा, तो सी में कौन आएगा बेटा जी, बी, बीई। अब आप देखो बीई कहां है, देवसेना में भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है। भाई साहब गजब बात कर रहा। निकल और कॉपर में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि चार्ज नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी नहीं है, मानता हूं मैं, कोई बात नहीं है। आपको आंसर ये दे देंगे भाई साहब, लिथियम प्लस और हीलियम, हीलियम दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आप मुझे बताइए जरा कौन सा छोटा होगा। अरे नलायक को, डूब के मर जाना कहीं पे। लिथियम पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल बात बोली, जय सबसे छोटा है जी। तो बेटा जी बाहुबली जीतेंगे, देवसेना हारेगी भी, ठीक है। तो B4 बाहुबली को टिक कर देना और आगे बढ़ जाना, बस समझ आ रहा हूं मैं तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से त्रिज्याओं का सही क्रम है, क्या बोलूं भाई मैं। नेगेटिव चार्ज के बढ़ने पर साइज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने पर साइज घटता है। और मैं आपको क्या बताऊं, ये जो B4 बाहुबली है ना, ये देखो लिथियम से बेरिलियम कभी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, ये तो होगा नहीं, अमरेंद्र बाहुबली नहीं है। नियॉन सबसे बड़ा है नो डाउट, फ्लोरीन बड़ा नहीं हो सकता ऑक्सीजन से, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर जब मैंने करवाया था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, क्या बताया था कि ये ग्रुप 17 है, इधर से इधर जाने पर साइज क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है भाई, साइज डिक्रीज होता है, छोटा होता है। तो भाई फ्लोरीन तो छोटा होना चाहिए था ना ऑक्सीजन से, तो बड़ा दिखा दिया, तो कटप्पा तो कतई आंसर नहीं हो सकता। अब सोडियम प्लस पॉजिटिव चार्ज वाला सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज वाला छोटा हो सकता है कि बड़ा, छोटा ही होगा ना, ये बड़ा दिखाया हुआ है। अब यार देवसेना यहां भी नहीं है यार, जिंदगी झंड है। इधर B4 बाहुबली, नेगेटिव वाला सबसे बड़ा, पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज सेम है। लेकिन अगर आप देखोगे ये 1s2 है और 1s0 है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस तो पूरे परमाणु के आकार के बराबर में सबसे छोटा होता है कि नहीं। अरे संरचना में पढ़ा होगा, परमाणु संरचना में, कि न्यूक्लियस जो है पूरे परमाणु के कंपेयर में सबसे छोटा होता है। किसके कंपेयर में भाई, सबसे छोटा होता है। तो इसका मतलब तो इसको तो मानेंगे नहीं अपन लोग, तो यही करेक्ट होगा बी। इसी को टिक करके आगे बढ़ जाना। चलो अगला क्वेश्चन इसने कहा गया है
K पॉजिटिव, Ar और Ca2 पॉजिटिव एंड एवं S2 माइनस है, यहां पर नलायक को सुन लेना, माइनस है। आप जरा देखो, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, एक चला गया तो 18 बचे। आर्गन में तो 18 होते ही हैं। कैल्शियम में 20 होते हैं, 2 हैं, सर 2 चले गए तो 18 बचे। और सल्फर में 16 होते हैं, 2 ले लिए तो 18 हो गए। सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब जरा देखो क्या कह रहा है ये, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं परमाणविक आयतन। ओ भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो सकता है, आयतन कैसे हो जाएगा? आयतन के लिए तो हम ये मान के चलते हैं ना कि जो आकार होता है वो, मतलब परमाणु जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है। और उसका आयतन कैसे निकालते हैं भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। पढ़ा होगा तुमने यार गोले का आयतन निकालने का सूत्र, उसमें 9वीं क्लास में मेंसुरेशन में पढ़ा होगा। तो आर जब बढ़ेगी घटेगी तो भाई आयतन भी तो क्या हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? तो इनकी जो रेडियस है वो अलग अलग है, तो आयतन भी अलग अलग होंगे, समान कैसे होंगे? अमरेंद्र बाहुबली फिर से गायब हो गए। ये कह रहा है कि असमान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अरे कैसे कैसे हो सकता है? सब में 18 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकिन भिन्न परमाणविक आयतन। यस, और कतई जहर बात बोली। कटप्पा आज बार ले गया भाई साहब मौज में, कटप्पा जीत गया इस बार। चलिए भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला सही नहीं? क्या कह रहा है? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला नहीं है। यह कह रहा है कि वो बताइए जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है। यह कह रहा है क्लोरीन 17 होते हैं, एक ले लिया नेगेटिव चार्ज 18 हो गए। फास्फोरस में 15 होते हैं, 3 ले लिया 18 हो गए। आर्गन में 18 होते ही है, तो होता है भाई। अमरेंद्र बाहुबली तो नहीं है। बाहुबली में देखो, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 3 लिए भाई साहब ने 10 हो गए। नियोन में 10 होते ही हैं, और मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 3 पहुंचा दे भाई साहब ने कहीं और। एक बोलो यार, थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं है? तुम में बताओ। नहीं होंगे, लेकिन मुझे, हाँ ये बेटा गलती से ना इन्होंने Mg2+ करना था, ठीक है, Mg2+ करना था। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बेटा। तो देखो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। और जब आप इधर देखोगे कि बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 चले गए तो कितने हो गए? 2। हीलियम में 2 होते हैं, लिथियम में 3 होते हैं, चला गया 2, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लेकिन देव सेना जीतेगी इस बार। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 3 लिए तो 10 हुए। सल्फर में 16 होते हैं, 2 लिए तो 18 हुए। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिए तो 18 हो गए। तो मतलब ये तो क्लियरली दिख रहा है ना कि इसके अंदर तो 10 हुए और इसके अंदर 18, तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। थोड़ा सा एरर था पीपीटी में, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, Mg2+ कर लेना और बाकी सब ठीक है। तो डी आंसर होगा इसका भाई, ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। अब जरा एक नया क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझना है, ठीक है? कैसे? क्लोरीन, फ्लोरीन एवं नियोन की परमाणु त्रिज्याएं एंगस्ट्रॉम इकाई में है। आप मुझे बताइए, जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो मुझे यह बात पता है कि साइज छोटा होता है, हाँ या ना? लेकिन कब? बोलो सर, अप टू ग्रुप नंबर 17 तक। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो भी ग्रुप 18 के मेंबर हैं, जैसे हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, जीनन हुआ, रेडॉन हुआ, ये वाले परमाणुओं की जो त्रिज्या होगी या जो आकार होगा वो पूरी पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड में सबसे बड़े वही होंगे, क्योंकि उनकी वांडरवाल रेडियस होती है या वांडरवाल त्रिज्या होती है, मैंने समझाया था। यानी अगर मैं फ्लोरीन और नियोन में कंपेयर करूं तो यह बात तो क्लियर है ना कि इसकी वांडरवाल रेडियस है और नियोन का आकार बड़ा होगा, क्रम से है एज कंपेयर टू फ्लोरीन के। तो उस डेटा को सेलेक्ट करो जहां पे राइट वाला बड़े वैल्यू हो और लेफ्ट वाले छोटी वैल्यू हो। जैसे आप देखो 0.72 0.72 कटप्पा, क्या दोनों बराबर हो सकती हैं? आप कहोगे नहीं, कटप्पा को हटाओ। 1.60 1.60 क्या दोनों बराबर हो सकती हैं? कतई नहीं। बाहुबली को भी हटाओ। अब पहली वैल्यू फ्लोरीन छोटा है 0.72, लेकिन नियोन बड़ा है, तो क्रम से वैल्यू अमरेंद्र बाहुबली जीता कि नहीं जीता? बताओ इस बार। आपको सर बिल्कुल सही, जीत गया। तो जरा ध्यान से देखना भाई, इस बार अमरेंद्र बाहुबली की जीत हुई और देवसेना फिर हार गई। तो यह बात समझना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने पर या कम होने पर साइज पर क्या होगा?
साइज का इलाज बताइए। बताएंगे, क्या दिक्कत आ रही है? जैसा समझ लीजिएगा, मैंने ये बोला कि भाई मेरे पास ये H2SO4 है और ये मैंने लिखा H2SO3, और मैंने कहा कि भाई एक सल्फर ये है और एक सल्फर ये है, और इन दोनों सल्फर में हमें इनकी त्रिज्या के बारे में बताना है, और ये बताना पड़ेगा कि भाई जो सल्फर है इसमें कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। आप लोगों ने कक्षा 12वीं में या 11वीं में रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा होगा, आपको इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आती होगी। जहां पर सल्फर को हम X मान लेते थे, हाइड्रोजन जब कभी भी नॉन मेटल यानी अधातु से जुड़ा होता था उसकी एक होती थी 2 गुणा 1 प्लस के, ऑक्सीजन की सामान्यतः 2 होती थी तो मैं मानते थे, और यहां पर X का जो मान आता था वो +6 आएगा, और यहां पर X का मान जो आएगा +4 आएगा। आप लोगों को यह बात समझनी है कि पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या का मान जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, और अगर साइज मतलब नेगेटिव हुआ तो साइज बड़ा हो जाएगा। सीधी बात है, यही तो बताया मैंने कि जो रेडियस होगी वो व्युत्क्रमानुपाती हुई किसके? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के, कि जितना ज्यादा ये होगा उतना रेडियस क्या हो जाएगी? कम। तो आप मुझे बताइए, दोनों ही स्पीशीज में अगर अलग अलग सल्फर की रेडियस देखी जाए तो क्या हम कहेंगे R मतलब वो वाली रेडियस जो H2SO4 के अंदर थी सल्फर की, ठीक है भाई, या इसको कह लीजिए RS इन H2SO4 जो होगी वो छोटी होगी किससे? RS H2SO3 से। तो ऐसी चीजें भी पूछी जा सकती है और आपको करना पड़ेगा, इलाज दूसरा नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ऋणायन एवं धनायन आकार का न्यूनतम अनुपात किसमें होगा? ऋणायन एवं धनायन का न्यूनतम अनुपात किसमें होगा? अच्छा क्वेश्चन है, नीट के लेवल का क्वेश्चन है। आपको मान लीजिए कि ऋणायन आपने कहां पर लिखा, ये लिख लिया A नेगेटिव, और धनायन को मैंने C पॉजिटिव से लिखा, ये मुझे अनुपात बताना है। न्यूनतम कब हो सकता है? ये न्यूनतम ये कब हो सकता है? जब आपके पास अंश जो है वो छोटा हो। अंश क्या हो बेटा जी? छोटा हो, और हर जो हो वो बड़ा हो। अगर ये वैल्यू आपको समझ में आ गई कि भाई जो ऋणायन है वो देखना है कि इनमें सबसे छोटा ऋणायन कहां पर है, आप मुझे बताइए। फ्लोरीन आयोडाइड, फ्लोरीन आयोडाइड, यानी फ्लोरीन, और अगर हम आयोडाइड की बात करें तो आयोडाइड का ऋणायन तो बड़ा है और फ्लोरीन ही छोटा है, यानी कटप्पा तो वैसे ही गेम से बाहर हो गया। चलिए जी, फ्लोरीन इसमें भी है, फ्लोरीन इसमें भी है, फ्लोरीन इसमें भी है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोराइड जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में जो ऋणायन है उसका आकार समान है, यानी जो रेशियो अब किस पर डिपेंड करेगा? धनायन पे डिपेंड करेगा। अब धनायन देखो कि धनायन सबसे बड़ा कहां पर होगा? यहां लिथियम पॉजिटिव है जी, यहां सोडियम है, और यहां पर सीजियम है। आप लोगों को बताया था ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो सीजियम का साइज जब बड़ा होगा तो हम बड़े हर से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो इनकी जो मान है वो उतना ज्यादा न्यूनतम आएगा कि नहीं आएगा? तो करेक्ट आंसर जो आप रखेंगे वो आप डी पे रख देना। देवसेना जीतेगी इस बार। आगे इन्होंने क्या बोला है? सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। आप समझिएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बढ़ते हुए क्रम में रखना है, यानी सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा। आप मुझे बताइए, अच्छा सीजियम नहीं है, मैग्नीशियम है, ओके। इधर से इधर जाने पर साइज क्या होता है बेटा जी आवर्त सारणी में? आप कहोगे सर छोटा। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है भाई साइज? बोलो जल्दी से। आप कहोगे सर ये हो जाएगा बड़ा। ओके भाई, समझ गए हम तुम्हारी बात। अब जरा देखो, क्या मैग्नीशियम ओवरऑल, देखो इन तीनों में सोडियम सबसे छोटा, और सोडियम से भी छोटा कौन? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ये देखो कहां सबसे छोटा दिया हुआ है? अमरेंद्र बाहुबली में नहीं दिया हुआ है, बाहुबली में नहीं दिया हुआ है, देवसेना में नहीं दिया है। करेक्ट आंसर मिल जाएगा 1 मिनट में तैयार, 1 मिनट में।
अगर मान लो कॉमन होता, 2 क्वेश्चन में मैग्नीशियम पहले आता, फिर दूसरों का कंपेयर करते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बोला है डी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव को कहते हैं हम क्या भाई? स्क्रीनिंग प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो पी इलेक्ट्रॉनों के समान है। बताया था ना भाई, सत्य प्रकाश और डॉटर फादर सेम फैमिली थी कि नहीं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में करवाया था कि नहीं? तो ये कह रहा है कि डी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव यानी सिग्मा किसके समान होगा? एस और पी के तो नहीं हो सकता, एफ के ही होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब जरा देखो, पी इलेक्ट्रॉनों के समान, ओहो ना जी। पी इलेक्ट्रॉनों के एफ इलेक्ट्रॉनों के समान, कतई सही। कटप्पा को टिक लगाओ, आगे छोड़ो। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। नया कॉन्सेप्ट आ गया, गजब कॉन्सेप्ट आया भाई। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, इसको समझना बहुत बढ़िया है। ज्यादा क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बेटा जी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी भी है। लेकिन मैं परिभाषा को इस तरीके समझाऊंगा कि पहले आपको फील करा दूं कि एक्चुअल में वो है क्या। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी परमाणु है, धरती का कोई भी परमाणु है, और उस परमाणु पर एक तो नाभिक होगा ही। बस मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्लोरीन के अंदर कितने कक्षाएं होती हैं, कुल सेल कितने होते हैं, आप कहोगे 2, 8, 5, सर 3। मगर अच्छा ठीक है भाई। और मैं अगर आपसे कहूं कि भाई नाइट्रोजन में कितने कक्षाएं होती हैं, तो एक बच्चा दिमाग लगाएगा, सर 2, पता लग गई 2। अच्छा, गलत जवाब। दुनिया का कोई भी परमाणु हो, उसके अंदर कुल कक्षाओं की संख्या अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। आप कहोगे सर कैसी मजाक कर रहे हो आप, कैसा बेवकूफ बनाते हो हमें। अबे नालायक हो, यह क्वेश्चन एक बार आया था कि हाइड्रोजन के अंदर कुल कक्षाओं की संख्या कितनी होगी? आधे बच्चे सोचते 1 होगी, एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहली सेल में रहेगा। तो गधो, जब तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना पढ़ते थे, लाइमन सीरीज, बायमर सीरीज, पास्टन सीरीज, पीपन सीरीज, हम्प्री सीरीज, ये सीरीज, वो सीरीज पढ़ते थे, क्या हाइड्रोजन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन अनंत से प्रथम कक्षा में आता था? और जो हमें सीरीज ऑब्टेन होती थी या प्राप्त होती थी, उसको हम लाइमन सीरीज कहते थे। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन अनंत से दूसरी में आता था तो बामर सीरीज बोलते थे। जब तुम वहां पर अनंत बोल सकते हो, तो वैसे अनंत क्यों नहीं है? सही बात बोली ना, सही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया का कोई भी एटम हो, वो एटम के अंदर कुल सेल जो होंगी वो अनंत होंगी। ऐसे ऐसे बनाते जाओ, ऐसे ऐसे एंड सो। मैं न रुकने वाला, अनंत बनाऊंगा, टिंग टिंग टिंग। अब जरा देखिए, ये कोई एटम है जिसको मैंने थोड़ा सा पार्ट को जूम करके आपको दिखाया कि भाई ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई ना कोई एटम की ये nth सेल होगी। nth सेल का मतलब होता है कि इसकी कोई वैलेंस सेल होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्य सेल होगी जहां पर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। अब जरा देखिए, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल सही। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इस सेल के अंदर यदि इस इलेक्ट्रॉन की मुझे ऊर्जा कैलकुलेट करनी पड़े तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? याद करो उस वाले फॉर्मूले को जो बोहर बाबा ने दिया था, En बराबर -13.6 जेड का वर्ग अपॉन में एन का वर्ग, जहां पर जेड होता था न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉनों की संख्या और या परमाणु क्रमांक, और एन होता था नंबर ऑफ शेल। ये पढ़ा है हमने। और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बताओ पढ़ा है कि नहीं? आपको ऐसा बिल्कुल पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिर भी भूल गए क्योंकि तुम नालायक हो। कोई बात नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मानो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है, यानी हाइड्रोजन जैसी चीजों के लिए एप्लीकेबल है। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाए, एक ऐसा एटम आ जाए जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहने का तो सीधा सीधा क्लियर हो गई ये बात कि भाई बोहर मॉडल तो उसके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बोहर बाबा को उस टाइम पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर आप इसको जेड इफेक्टिव का स्क्वायर कर दोगे ना,
अब ये धरती के हर एटम के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर दूसरी चीज एक और, मुझे यहां तक की एनर्जी पता लगी कि एन सेल में कैसे एनर्जी निकालते हैं। आप मुझे बताइए, अनंत पे अगर मुझे ऊर्जा निकालनी हो उस इलेक्ट्रॉन की, कैसे निकालूंगा? भाई एन की जगह पर अनंत रख दूंगा। और आप अगर थोड़े से भी गणित में तेज होंगे तो आप लोगों को यह बात पता होगी, किसी के भी नीचे अगर हम 0 रखते हैं तो वो मान अनंत हो जाता है। और यदि यहां पर मैं ब्रज गुणा कर दूं तो 1/अनंत जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर मैं यहां पर n के नीचे अनंत रख दूं तो अनंत का वर्ग भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, इधर तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो यार। अब आप समझिएगा प्लीज, इधर देखना ध्यान से। आप लोग यहां से लेकर यहां तक की ऊर्जा जानते हो कि नहीं? और आप लोग यहां से लेकर यहां तक की भी ऊर्जा जानते हो कि नहीं? आपको सर बिल्कुल जानते हैं। मैं कह रहा हूं कि आयन ऊर्जा क्या है, परिभाषा पढ़ी अगर आपने पढ़ी होगी तो। सर हमने जो पढ़ी थी वो तो ये थी कि किसी भी गैसीय विलगित परमाणुओं में से उसकी ग्राउंड स्टेट यानी है ना भाई, उसकी न्यूनतम अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है उसको हम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल वही तो है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना कैसे निकलेगा? आप इसको ऊर्जा दो। अब जैसे ही आप इसको ऊर्जा दोगे तो आप लोगों को पता होगा कि यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके निचले एनर्जी लेवल से ऊपर चला जाएगा उच्च एनर्जी लेवल पे। और जैसे ही ऊपर की तरफ भागेगा 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 भागा में, और ये इन अनंत पे पहुंच जाएगा। और जैसे अनंत में पहुंचेगा ना बेटा, इसको अपने वाले न्यूक्लियस की याद भी नहीं आएगी, इसको तो कोई और लेके चला जाएगा। ठीक है? और जब इसको अनंत याद नहीं आएगी तो ये बाहर निकल जाएगा। अब ये जब बाहर निकल गया, अब ये अगर बाहर निकल गया तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई एटम था, उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है तो सीधी सी बात है, आपने उस वाले एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ा दिया। और जब आप पॉजिटिव चार्ज चढ़ा दोगे तो ये क्या बन गया? आयन। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे भाई? बोलो भाई, आयनन हो गया ना यहां पर। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? आयनन। कि सर इसमें आयन बन गए तो आयनन हो गया। और इसमें जो ऊर्जा खर्च होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। राइट? वो क्या होगी? वो सिर्फ यही तो डेटा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, इसी डेटा की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि इतनी तो हमने एनर्जी दी ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से आकर निकल जाए। अब इसी मान को हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव कहते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। और जो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा कि अगर मैं इस टोटल में से यह माइनस कर दूं, सिर्फ इतना सा बचेगा। यानी मैं अगर ई इनफाइनाइट में से ई एन घटा दूं तो मुझे 0 माइनस के 13.6 और जेड इफेक्टिव का वर्ग अपॉन में एन स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां पर माइनस माइनस जो है वो धन में यानी पॉजिटिव बन जाएगा। तो आयनस एनर्जी का जो सूत्र आएगा मेरे पास वो 13.6 जेड इफेक्टिव का वर्ग अपॉन में एन स्क्वायर आ जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इसकी यूनिट होगी। कभी ज्यादा घबरा जाओ तुम, लेकिन एक बात समझ लेना। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पहले तो मुझे इसकी, ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली जो भी था लोज लगा के समझाया कि ये आयनेशन का बवाल है। लेकिन तुम्हें हिंदी में परिभाषा भी चाहिए, ऐसे थोड़ा ही मानोगे तुम। कोई बात नहीं भाई, करते हम तो तुम्हारे मजदूर है। चलो परिभाषा की बात करते हैं। देखिए भाई क्या होगी, किसी भी गैसीय यानी गैसीय अवस्था में विलगित, किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से ग्राउंड स्टेट में, ये जरूर लिखूंगा मैं, ग्राउंड स्टेट में या ग्राउंड अवस्था में, ठीक है भाई, किसी भी गैसीय विलगित परमाणुओं से ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, जो ऊर्जा
दी जाती है उसे क्या बोलेंगे? बोलो, अरे बेशर्म बोलो। उसको बोलेंगे आयनन ऊर्जा। समझ में आई कि नहीं आई बात? उसको बोलेंगे, उसे आयनन ऊर्जा, सॉरी 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 शक्तिमान कहते हैं। यह बात हमें ध्यान रखनी है। चलो जी, जब हमने तुम्हें बता ही दिया है, अब हम तुम्हें एक चीज और समझा दें। यह समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेना बेटा जी। परिभाषाओं को याद भी करना नहीं पड़ेगा, तो भी 1 मिनट में समझ जाओगे। अगर तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया तो अब जरा देखो, अब जरा देखो। जब आप ये कर लेंगे, करने के बाद मैं आपको यही बोलूंगा कि पीरियोडिक टेबल में इसका सामान्य क्रम क्या है, किधर से किधर जाने पर ये बढ़ती है, किधर से किधर जाने पर ये घटती है, ये तो बता दीजिए एक बार। तो जरा देखिए, जरा देखिए मेरे शेरों। अब अगर मैं बात करता हूं पीरियोडिक टेबल में, ऐसे पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को याद होगा कि जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो परमाणु का जो प्रभावी नाभिकीय के आवेश होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन पर, वो बढ़ेगा। और बाकी ऊपर नीचे जाने पर आप लोगों को यह बात तो पता ही है कि n का मान सामान्यतः बढ़ता है, राइट। अब जरा देखिए सूत्र क्या है आयनन विभव का। हमारे पास होगा आयनन ऊर्जा का IE 13.6 जेड इफेक्टिव का वर्ग अपॉन में n का स्क्वायर। बताओ है कि नहीं? यही है भाई। अब मान लो कोई भी पीरियड होता है, चाहे वो लिथियम कह लो, बेरिलियम कह लो, बोरोन कह लो, कार्बन कह लो, न्यूट्रॉन नाइट्रोजन कह लो। भाई इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो 1s2 2s1 आएगा ना। इसका क्या आएगा? 1s2 और 2s2। इसका आएगा 1s2 2s2 और 2p1। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब मैं किसी भी आवर्त में चलता हूं, पीरियड में चलता हूं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो कौन से सेम सेल में रहेगा, समान सेल में रहेगा। उसका मतलब संयोजी जो कक्ष होगा वो बिल्कुल सेम होगा, यानी n की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेकिन याद करो, जब मैंने वैल्यू लिखवाई थी जेड इफेक्टिव की, इसकी 1.30 1.95, तो ये बताया था कि इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव पर जो है वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो भाई ये वैल्यू अगर बढ़ रही होगी तो आयनन विभव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सामान्य सच बताना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप कहोगे सर चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो समानुपाती है प्रभावी नाभिकीय आवेश के वर्ग के बराबर, तो यहां से तो ये स्टेटमेंट बन गई सर 1 मिनट के अंदर कि सर अगर हम यदि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाया जाए, लेफ्ट से राइट जाया जाए, तो आयनन ऊर्जा यानी आयनन ऊर्जा या आयन से एनर्जी, एक वर्ड फिर लगाना है, सामान्यतः। अगर आपने ऑलवेज लगा दिया, हमेशा लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। सामान्यतः बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है भाई? बताओ जल्दी से। बढ़ता है। और ये रिलेशन हमें समझ में आ ही गया। तो भाई ये बात तो समझ में आ गई होगी तुम्हें, 1 मिनट के अंदर समझ में आ गई होगी, 1 मिनट के अंदर। पर मैं आपको एक और बात बोलूं, भाई जो एक्सेप्शन आते हैं, जो कहीं दिक्कत आती है, वो भी तो मुझे समझाने का काम मेरा ही हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे सर आप ही कराओगे और कौन करेगा इस काम को? मैंने कहा ठीक है भाई, करते हैं अरेंजमेंट तुम्हें समझाने की। सबसे पहले आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का एक अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी। लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और फ्रांसियम भी आएगा, लेकिन फ्रांसियम अभी हटा देते हैं ना। फिर उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम हटा दिया, बोरोन,
एल्यूमिनियम, उसके बाद कौन आएगा, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, उसके बाद कौन आएगा बोलो, पागल आदमी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। अब यह है पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, और जिनको हम सामान्य तत्व भी कहते हैं, है ना भाई, सामान्य जनरल टर्म। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग ये बात तो जानते हैं ना कि इधर से जाने पर इधर पर भावी नाभ के आवेश यानी जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, तो आयनाइजेशन विभव या आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, बढ़नी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लोगों को इस टाइप के आंसर आते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं मेरे शेरों, कि यहां पर बीच में दो अपवाद भी आते हैं एक ही पीरियड के अंदर। वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन में और सल्फर में, और बेरिलियम में और बोरोन में। अब क्योंकि हमें यह बात पता है कि आवर्त सारणी के अंदर, क्योंकि हमें बात पता है कि आवर्त सारणी के अंदर एक ग्रुप में उन तत्वों को रखा जाता है जिनकी भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण समान हो, एक वर्ग में इन्हीं को रखा जाएगा। यानी जो डाइवेशन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में आएंगे, कहीं ना कहीं वही डाइवेशन फास्फोरस और सल्फर में भी आएंगे, और कहीं ना कहीं वही डाइवेशन आर्सेनिक और सिलीनियम में भी आएंगे। सेम वही डाइवेशन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में भी आएंगे, और कैल्शियम और गैलियम में भी आएंगे। हां, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा यहां से लेकर यहां तक, कि जब मैं बात करूंगा, ये हमारे पास दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये फोर्थ आवर्त है, चौथे के बाद पांचवा, छठा, सातवां कोई भी आवर्त हो धरती का, कोई भी आवर्त हो, उसके नीचे उनके लिए मैं क्लियर बोल देता हूं कि ये जितने भी एक्सेप्शन और अपवाद आते हैं ना, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आते हैं। फिफ्थ में कह लो या सिक्स्थ में कह लो, इनमें तो हमेशा ये बात रहेगी कि आप लेफ्ट से राइट मुड़िए, और जब आप लेफ्ट से राइट मुड़ोगे तो सीधी सी बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी। अब बात आती है इन सब में, वो क्या है जरा देखिए। अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं, तो हम लोग ये बात जानते हैं मेरे भाई कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p3 होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर 1 2 3 तीन एक उपकक्ष में 3 कक्षक हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हाफ फील्ड बोलते हैं, अर्ध भरा हुआ। क्या बोलेंगे इसको हम, हाफ फील्ड। और आप लोग जानते होंगे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, स्थायी, तो इसको मैंने साथ साथ में स्टेबल भी कहा। फिर अब मैं अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में का परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p4 है। यदि मैं इसके पी कोष में इलेक्ट्रॉन भरूं तो 1 2 3 4, जो कि हमारे पास हाफ फील्ड नहीं है, अर्धपूर्ण भरा नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा बेटा जी, अनस्टेबल। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, जो अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल फील करेंगे न्यूक्लियस के साथ, उनको एटम से निकालना ज्यादा मुश्किल होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अगर उनको इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होगा तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब हम ज्यादा ऊर्जा देंगे तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी तो ज्यादा होगी ना, अरे होगी, मान लो मेरी बात। यही कारण है कि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, फास्फोरस की ज्यादा होगी सल्फर से। रीजन वही रहेगा कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूर्ण भरा हुआ है, आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिलीनियम से अर्धपूर्ण भरा हुआ है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है।
लेकिन कुछ डाउट बच्चों को यह भी आ सकता है, सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हमने कंपेयर कर लिया, क्या नाइट्रोजन का और फ्लोरीन में अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या नाइट्रोजन का अर्धपूर्ण तो फ्लोरीन से भी ज्यादा है, मतलब स्टेबल है, तो क्या नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी? नहीं, मैं बताता हूं क्या। हम ये अर्धपूर्ण भरा हुआ जो कॉन्सेप्ट वाला जो लगाते हैं ना, ये तिगड़म जो लगाते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ संगत परमाणुओं में लगाई जाती है। संगत परमाणु का मतलब जो बिल्कुल साथ साथ हो, यानी या तो नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में तो ऑक्सीजन आ गया ना, तब नहीं लगानी। ये बात समझ में आ गई होगी? आगे देखो, अब मैं बात करूंगा बेरिलियम और बोरोन की। जो कहानी यहां होगी वो यहां भी घटित होगी, वो यहां भी घटित होगी, लेकिन मेरे बच्चों एक बात सुनने की कोशिश करो, समझने कोई करना यार, अगर तुम समझ सकते हो। इस इफेक्ट को हम वैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं। और क्या होता है ये पेनिट्रेशन इफेक्ट को समझने की कोशिश करना। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी कक्षक की न्यूक्लियस तक ज्यादा से ज्यादा घुसना, उसके अंदर पेनिट्रेट करना को हम पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन फील करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा मैंने बोल दिया समझा दिया, समझना। मान लो धरती का कोई एटम है जिसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश है। आप मुझे बताओ, मैंने ना उसकी एक ऐसी कक्षा ली जिसके अंदर s ऑर्बिटल भी था, p ऑर्बिटल भी था, d ऑर्बिटल था और f ऑर्बिटल भी था, सारे थे। आप मुझे बस इतना बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की घनत्व की बात करूं तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ये बात आप जानते हैं? बोलो हाँ या ना। आप सर बिल्कुल। p ऑर्बिटल ऐसे डंबल के आकार का होता है। अब बॉडी बनाने वाला तो बेटा जी ये भी क्या इसके अंदर दो हो जाएंगे? बोलो। लेकिन जब मैं डबल डंबल की बात करूंगा यानी डी की बात करूंगा तो क्या वो डबल डंबल शेप का होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। आप मुझे एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे एस हो, पी हो, डी हो, उसके अंदर तो भाई दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा एस के अंदर एक डब्बा बनता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर तीन डब्बे बनते हैं, लेकिन तीन में टोटल 6, लेकिन एक डब्बे में तो दो ही आते हैं। अगर मैं सॉरी पी में, और यदि मैं डी के बनाता हूं 5, तो चाहे इसके भी एक डब्बे की बात करें तो डी के भी एक डब्बे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि इनका जो हम यहां पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इनका आकार ऐसे टाइप का होता है, लेकिन प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। आप मुझे एक बात बताओ भाई, आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी एक ही लोब में, एक ही लोब का मतलब है एक ही जो ये निकल रहा है, ये एक ही लोब में घूमते रहेंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन दो ही हैं, लेकिन पी ऑर्बिटल की लोब कितनी है ये बताओ? आप कहोगे सर इसकी जो वो है ना 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोब, तो 2/2 एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन घूमने का आएगा कि नहीं आएगा पर लोब के हिसाब से? आप हो बिल्कुल। अब मैं अगर यहां की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, लोब 4 है। अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या 1/2 1/2 1/2 1/2 इलेक्ट्रॉन का आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यार। आप पूछते बिल्कुल। अब जरा देखो, पॉजिटिव चार्ज किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? जहां पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होगा। और यदि मैं इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करूं, इलेक्ट्रॉन घनत्व का ऑर्डर बताऊं आप लोगों को, जिसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, वो तो यार क्लियर पता लग रही है कि एस में ज्यादा है, फिर पी में होगी, फिर डी में होगी, और फिर एफ में तो और भी कम होगी, क्योंकि उसके अंदर तो कहीं ना कहीं और ऑर्बिटल भी ज्यादा होंगे, और लोब बनी होंगी बहुत सारी। चलो कोई नहीं। आप मुझे बताओ न्यूक्लियस किसको ज्यादा अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? जिस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पर तो पॉजिटिव चार्ज है ना भाई। तो कहीं ना कहीं उस एटम के अंदर जिसका ये न्यूक्लियस है और उसकी कोई एक ऐसी कक्षा है जिसके अंदर 4 ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं, तो S कहीं ना कहीं पास होगा, P जो होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर होगा, और D जो होगा वो तो और दूर होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस उसको अच्छे से खींचेगा नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जो न्यूक्लियस जिस वाले ऑर्बिटल को ज्यादा अच्छे से खींचेगा, उस ऑर्बिटल की ज्यादा अच्छी क्षमता है ना न्यूक्लियस की तरफ जाने की, यानी पेनिट्रेट होने की,
तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पेनिट्रेशन पावर की अगर मैं बात करूं, पेनिट्रेशन पावर समझते हो? पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है? बोलो। अरे पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है किसी भी ऑर्बिटल की न्यूक्लियस की तरफ घुसना। तो वो एस का सबसे ज्यादा होगा, फिर पी, और फिर डी, और फिर एफ का होगा। ठीक है। दूसरी चीज, जो ऑर्बिटल या जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास जाते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा लगता है, आकर्षण फोर्स ज्यादा लगता है, और उनकी एनर्जी उतनी कम होती है क्योंकि वो स्टेबल होते जाते हैं। हम लोग ये बात तो जानते हैं ना, जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है उसकी ऊर्जा कम होती है, सेम वैसे ही। तो अगर एनर्जी का कभी भी ऑर्डर आ जाए, कोई क्रम पूछ ले आपसे, तो आप कहेंगे कि एस का सबसे कम है क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास है, वो ज्यादा स्टेबल है, तो ऊर्जा कम ही होगी, सीधी बात है। फिर पी होगी, फिर डी होगी, फिर एफ होगी कि नहीं होगी यार? आपको सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लें हम तुम्हारी बात। कहानी तो इसकी थी, ये कहां गया? बेरिलियम की और बोरोन की। ध्यान रखना है, अगर मैं बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 4 है, तो आप देखोगे 1s2 और 2s2। और बोरोन की अगर मैं बात करूं, इसका परमाणु क्रमांक 5 है, 1s2, 2s2 और 2p1। अब जरा देखिए, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है? एस में है, और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है? पी में है। आप मुझे बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, समीप होगा? आप कहोगे सर एस वाला ज्यादा समीप होगा एज कंपेयर टू पी वालों के। मैंने कहा मान गए हम ये बात, तो भाई साहब ये बात मान गए भाई साहब हम, कि एस वाला ज्यादा समीप होगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन जितना समीप होगा अब नाभिक के, जितना समीप होगा नाभिक के, उतना ही उसको निकालना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल उसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और यदि उसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी गधो। क्लियर है? यानी बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा, मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम की ज्यादा, कैल्शियम से गैलियम की ज्यादा। क्या क्या रीजन है? क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में है या एस ऑर्बिटल में है, और संगत परमाणु यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी में है, और पी वाले अच्छे से टाइटली बाउंड होंगे नहीं होंगे सल्फर एस के कंपेयर में, जिससे इनको कम ऊर्जा देनी पड़ी और इनको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ी। और ये वाला इफेक्ट भी संगत परमाणुओं में ही लगता है। ऐसा नहीं है कि तुम बेरिलियम को कार्बन से कंपेयर कर लो ना, ऐसा नहीं, इसको नाइट्रोजन का ना, ऐसा नहीं करना, संगत परमाणुओं में लगाना है। मेरी बात सुन लेना, नोट बना लेना अपने अच्छे से। अब जरा देखो, यहां पर मैं 2 स्टेटमेंट लिखूंगा, जरा देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगी वो क्या है, समझ में आ जाएगी। पहला समझा मैंने दिया, नोट 1 में मैं यहां पर कह रहा हूं क्या? नाइट्रोजन या इसकी जगह पर या फास्फोरस या आर्सेनिक, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कि आयनन ऊर्जा ठीक है भाई, क्रम से है ऑक्सीजन या सल्फर या सिलीनियम, जिन जिन से कंपेयर करेंगे। एक ही स्टेटमेंट लिखवा लो भाई, से अधिक होती है, क्योंकि इनका हाफ फील्ड यानी अर्ध भरा हुआ, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो कि सल्फर सॉरी जो कि ऑक्सीजन या सल्फर या सिलीनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्टेबल होता है। ठीक है भाई,
और यही कारण है इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन या सल्फर या सिलीनियम की तुलना में मुश्किल होता है या कठिन होता है। ये बात ध्यान रख लेना भाई, ये नोट पॉइंट कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या आर्सेनिक की आयन ऊर्जा क्रम से ऑक्सीजन या सल्फर या सिलीनियम से अधिक होती है, क्योंकि इनका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो कि ऑक्सीजन या सल्फर या सिलीनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अधिक स्टेबल होता है, और यही कारण है इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन या सल्फर या सिलीनियम की तुलना में कठिन होता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऐसे ये कॉन्सेप्ट को याद रखना भी आसान है, मुश्किल नहीं है। अब जरा देखिए, अगर मैं बात करूं बेरिलियम बोरोन में कंपेयर करता हूं, नोट नंबर 2 की बात कर रहा हूं भाई, मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा। क्या बोलूंगा मैं यहां पर? नोट 2 की बात कर रहा हूं भाई। मैं यहां पर क्या कहूंगा, 2 रीजन है इसके, एक रीजन नहीं है, 2 रीजन है। दूसरा क्या है, आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक बात पढ़ी होगी, यानी जब हम रासायनिक बंधन, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है 4 नंबर चैप्टर, जो मैं ही पढ़ाऊंगा, कि भाई वहां पर तुमने एक बात पढ़ी होगी यार, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि दुनिया का हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना चाहता है, और जिन स्पीसीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जबकि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वो उनको हम स्टेबल स्पीसीज कहते हैं। मैं दोबारा से यहां पर एक और बात भी बताना चाहूंगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट तो मैंने बताया ही था कि बेरिलियम में और बोरोन में पेनिट्रेशन इफेक्ट लगा, डोमिनेट करा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में लगा। लेकिन एक और दूसरा भी कारण है, वो क्या है जरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हुए। क्या इसके अंदर आपको बोरोन के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा? सॉरी, बेरिलियम के अंदर आपको नहीं। क्या मैग्नीशियम के अंदर करके देखो, एक भी नहीं मिलेगा। कैल्शियम के देखोगे, नहीं मिलेगा। बोरोन के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा बिना जुड़े वाला। सेम एल्यूमिनियम में भी होगा, गैलियम में भी होगा। तो अगर ऐसे कंपेयर करके देखा जाए तो बेरिलियम तो ज्यादा स्टेबल हुआ ना भाई बोरोन से, या मैग्नीशियम ज्यादा स्टेबल हुआ एल्यूमिनियम से? बोलो आपको सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जब ये ज्यादा स्टेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो वैसे ही मुश्किल है ना भाई। तो 2 रीजन है, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो भाई, यहां पर क्या दिया गया है। जब मैं आपको नोट 2 लिखवाऊंगा तो इसमें मैं दोनों बातें लिखवाऊंगा। ठीक है, वो क्या है जरा देख लो, वो क्या है जरा देख लो। नोट 2 में बेरिलियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम की आयनन विभव या आयनन ऊर्जा बोरोन या एल्यूमिनियम या जिसको भी जिससे कंपेयर करना चाहते हो, यहां पर मैं क्रम से जरूर लिखूंगा, तभी तो क्रम से पता लगेगा ना। क्रम से बोरोन या एल्यूमिनियम या गैलियम से अधिक होती है। ठीक है भाई, रीजन बता देता हूं। क्योंकि बेरिलियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से बोरोन या एल्यूमिनियम या
गैलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अधिक स्टेबल होता है और इसी कारण से इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बोरोन या एल्यूमिनियम या गैलियम की तुलना में कठिन होता है कि भाई क्या आसान? तो आप कहोगे सर कठिन होता है। ठीक है, तो ये भाई इनका रीजन है, रीजन नंबर 1 के साथ। और रीजन 2 की अगर मैं बात करूं, एक दूसरा रीजन भी होगा, कई बार असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो रीजन में आप लिखेंगे ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेना भाई अच्छे से। ये वाला भी नोट करना है, ये वाला तो करना ही करना है, इससे पीछे वाला भी करना है, ये भी करोगे। ठीक है, तो आई होप ये आप जो है नोट कर लेंगे आसानी से, दिक्कत है नहीं। या मैं रुकना नहीं चाहिए मुझे, ऐसा करता हूं आगे बढ़ जाता हूं। तुम यहां पर अगर तुम्हें लगता होगा कि मैं जल्दी आगे बढ़ गया, तो वीडियो को टुक पॉज कर लेना और जो ये लिखा हुआ है सब कुछ नोट कर लेना, फिर टुक बटन दबाना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कहता है भाई? अभी नहीं, अभी तो बहुत दूर की बात है, इनकी बात करेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो हमारे पास मैंने ये बनाया था, ये आपको नियम समझ में आ गए होंगे, क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, बाकी जो बचे हुए हैं उनका अगर आप ऑर्डर देना चाहें तो आप ऐसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां जहां पर एक्सेप्शन आते थे, अपवाद आते थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये कसम है, मतलब क्लियर है बात। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ता हूं मैं एक और चीज। ठीक है, ये बात समझ लेना भाई। अब आगे, अब मैंने आपको एक और चीज बतानी है कि ये जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है ना, ये कब डोमिनेट करेगा कब नहीं करेगा। क्योंकि एक बच्चों को डाउट भी आया था, वो डाउट क्या कह रहा था भाई, क्या डाउट आ सकता है? वो ये आ सकता है सर, जब आप बेरिलियम में और कार्बन और नाइट्रोजन, सॉरी बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, ऐसे 3 एलिमेंट लेते हो, तो आपने एक बात कही कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s2 है, इसका 1s2 और 2s2 और 2p1 है, और इसका 1s2 2s2 और 2p2 है। तो मैंने एक बात कही कि भाई इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो s में था, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में था, हाँ या ना? आपने कहा कि इस हिसाब से इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा थी, लेकिन यही हिसाब अगर देखा जाए बेरिलियम और कार्बन में, तो आप कहोगे सर ऐसा तो कार्बन के साथ भी हो रहा है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, मैंने एक छोटा सा नोट पॉइंट यहां भी लिखाना चाहता हूं कि जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है ना, ये कब डोमिनेट करता है या कब इसके हिसाब से आंसर देना होता है वो मैं बताता हूं। ठीक है भाई, सामान्य तत्वों में सामान्य तत्वों में का मतलब क्या हो गया भाई? सामान्य तत्व कौन से होते हैं? एस ब्लॉक वाले या पी ब्लॉक वाले? अब तो समझ गए ना सामान्य तत्व। सामान्य तत्वों में पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है, वह केवल संगत तत्वों, जो भी संगत मतलब आसपास वाले संगत तत्वों में ही प्रभावशील है। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। यदि दो एटम के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में
कोई नॉर्मल एलिमेंट आता है, जैसे बेरिलियम और कार्बन के बीच में अगर आप नॉर्मल एलिमेंट की बात करें तो बोरोन आ गया, तब पेनिट्रेशन इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा, तब आप प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव के हिसाब से आंसर देंगे। और हमें यह बात पता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश तो कार्बन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेरिलियम के, तो कार्बन की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है। और इसका जो सही क्रम भी होगा ना आयनाइजेशन ऊर्जा का, वो कार्बन का हाईएस्ट होगा, लेकिन इन दोनों में बेरिलियम और बोरोन का कम होगा, याद रखनी है बात, ठीक है। तो मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं, यदि दो तत्वों के बीच नोट पॉइंट है बेटा, ये लिख लेना, दो तत्वों के बीच कोई दूसरा तत्व आ जाए, कोई सामान्य तत्व आ जाए, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट अप्रभावी कह लीजिए, या पेनिट्रेशन इफेक्ट को घास नहीं डालना है, घास नहीं डालना है। इसका मतलब क्या है, देखना भी नहीं है, चुपचाप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से बता रहा हूं, आंसर दे देना, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रख लेना बेटा जी। अब दूसरा एक और पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जरा समझिएगा। अगर दो तत्वों के बीच में संक्रमण तत्व आ जाए, संक्रमण तत्व का मतलब डी ब्लॉक का तत्व कोई आ जाए, तब पेनिट्रेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है। करवाऊंगा क्वेश्चन, क्या है जरा देखिए। वो मैंने एक नोट पॉइंट लिखा, एक नोट पॉइंट मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, इसके अंदर ध्यान से रखना है, क्या है, यदि दो तत्वों के बीच कोई डी ब्लॉक का तत्व आ जाए, तो वो पेनिट्रेशन प्रभाव या पेनिट्रेशन इफेक्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझ रहे हो मतलब कि पेनिट्रेशन इफेक्ट को ही देखना है, वहां पे डोमिनेट करेगा वो, ऐसे नहीं है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट याद करो, और मैंने आपको इस पॉइंट पे तो क्वेश्चन करवा दिए हैं, जैसे कि ये, इसका भी मैं एक उदाहरण दे देता हूं। कैसे उदाहरण दूंगा जरा समझिएगा। एक क्वेश्चन था जो आया था नीट में या जेई में आया था कभी, वो क्या था कि भाई कॉपर, जिंक और गैलियम ऐसे दिए हुए थे, और फिर 4 विकल्प बनाए हुए थे। ऑप्शन ए, आयनाइजेशन एनर्जी का सही क्रम है इस तरीके से का, चलो ए लिख देता हूं, है ना, कि कॉपर की ज्यादा है जिंक से और जिंक की ज्यादा है गैलियम से। मुझे पता है कि गधे होंगे तुम लोग अगर तुमने इसको टिक करा तो, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक 29, 30 और 31 है, और लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटती है, सॉरी बढ़ती है। ये मैंने आपको बताया था, आपको सर बिल्कुल बताया था। फिर दूसरा विकल्प क्या था, गैलियम की सबसे अधिक, फिर जिंक की, और फिर हमारे पास किसी थी कॉपर की। भाई साहब इस विकल्प को देखते ही अंदर से इतनी खुशी होती थी बच्चों को, ओ भाई साहब लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, और इस वाले ऑप्शन में दे भी यही रखा है, लगाओ टिक जल्दी से। और जैसे टिक लगाए सबका आंसर गलत हो गया, रॉन्ग हो गया भाई साहब, रॉन्ग हो गया, कुछ हो गया यहां भी गड़बड़, क्या हो गया पता नहीं है, अब बताऊंगा क्या होगा। देखो अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो मैं आपको बताता हूं, कॉपर का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, पूरा नहीं कर रहा हूं। आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 4s1 3d10, यही होगा बेटा, ठीक है। या फिर जिंक की बात करूं तो 4s2
और 3d10 ये आपने पढ़ा होगा। और अगर मैं बात करूं गैलियम की, तो गैलियम का होता है 4s2 3d10 और 4p1, ये होता है। अब 3d10 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 तो कॉमन है, उसमें वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाता है हमेशा बाहर वाली सेल का, यानी 4 नंबर वाली सेल का। इसमें 4 वाली सेल की अगर मैं बात करूं तो इसका 4s1, इसका 4s, और इसके यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप मुझे बताओ इन दोनों में से, कॉपर और जिंक में से, राइट में जिंक पड़ा हुआ है, प्रभावी नाभिक के आवेश किसका ज्यादा हुआ? जिंक का ज्यादा होगा। दूसरी बात, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये अनपेयर्ड हैं, ये वैसे भी स्टेबल हुआ, यानी इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करता हूं तो जिंक की ज्यादा हुई कॉपर से, बात क्लियर हो गई। और जब मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो आप देखोगे ये दोनों ही संगत परमाणु हैं, संगत तत्व हैं, बिल्कुल एडजेसेंट लगे हुए हैं, एक दूसरे के आसपास लगे हुए हैं। तो आप अगर देखोगे ना ध्यान से, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी से जाएगा। कौन सा इफेक्ट लगा यहां पर? आपको पेनिट्रेशन। और मैंने आपको बताया था कि पेनिट्रेशन इफेक्ट संगत तत्वों वालों में तो हमेशा डोमिनेट करेगा ही करेगा, ऊपर के 5वें पीरियड तक। तो ये वैसे तो 4th पीरियड के होते हैं, यहां पर तो डोमिनेट करेगा ही करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई यार कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल आसान होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पी में है। मुझे एक और आइडिया मिल गया कि जिंक की ज्यादा हो गई गैलियम से। लेकिन जब मैं कॉपर में और गैलियम में कंपेयर करूंगा ना इन दोनों में, तो बच्चे थड़ थड़ कांपेंगे, उनको लगेगा कि भाई गैलियम की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि गैलियम राइट में पड़ता है, इसका प्रभावी नाभ के आवेश ज्यादा होगा, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे वो बच्चे। लेकिन मैंने आपको एक और बात बोली है, दो तत्वों के बीच में अगर कोई नॉर्मल एलिमेंट आ जाए तब तो आपका प्रभावी नाभ के आवेश यानी जेड इफेक्टिव के हिसाब से ही आंसर देंगे कि भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन ऊर्जा बढ़ रही है। पर दो तत्वों के बीच में अगर डी ब्लॉक का तत्व आ जाए तब पेनिट्रेशन इफेक्ट ही आएगा। तो यहां पर जो डीए है जिंक, ये तो डी ब्लॉक का तत्व हुआ ना बेटा जी, तो इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, और जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि भाई नहीं, कॉपर की ही आयरन ऊर्जा ज्यादा है एज कंपेयर टू गैलियम के। तो यहां पर मैं कहूंगा कि कॉपर की ज्यादा हुई गैलियम से। आप मुझे बताओ ऑर्डर क्या मिला? जिंक की सबसे ज्यादा है और गैलियम की हमेशा सबसे कम है। तो जो सी ऑप्शन होगा, जो सिर्फ 1% बच्चों ने दिया था आंसर, उन्होंने ये दिया था, और ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बेटा। देख लेना, चाहे कहीं पर भी गूगल जहां मर्जी वहां कर लेना, यही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ भी ली है। ठीक है, अब जरा देखो आगे, अब जरा देखो। अब ये कह रहा है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अभी दिक्कत मत मानो। प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मुझे ना एक और चीज करानी चाहिए। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक और चीज कराना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अलोंग द पीरियड स्टार्ट करा था। एक बार मैं आपको बता दूं कि आयनन ऊर्जा के बारे में कैसे हमें अलोंग द पीरियड खत्म करना है, फिर बाद में कारक वारक पढ़ लेंगे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे देखो बेटा, आगे क्या है जरा समझिएगा। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। जब मैंने प्रथम ऊर्जा करवा ही दी है, आयन ऊर्जा करवा भी दी है, एक क्वेश्चन आता है लोथर मेयर के वक्र, लोथर मेयर के ग्राफ, लोथर मेयर के ग्राफ। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, फिर आगे वाला पार्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर लोथर मेयर कर्व में मैं लिथियम और बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनको रखता हूं और मैं एक वक्र बनाता हूं, क्योंकि ये वक्र बनाना कई बार आता है कि भाई इनमें से 4 वक्रों में से सही वक्र कौन सा होगा, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये मैंने एक लाइन खींची और फिर मैंने एक लाइन इधर खींची है, आई होप सही होगी। अब जरा देखो भाई, यहां पर मैंने लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा जी परमाणु क्रमांक बढ़ता हुआ। आप मुझे एक बात बताना कि जब मैं इनका प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा का मतलब होता है जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो क्या इन्हीं एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? आपको सर बिल्कुल निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर लिथियम ऐसे ऐसे, सॉरी ये वाला तो ऐसे हो जाएगा, और फिर
ये ऐसे, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे। तो मुझे बताओ इन सब में सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी है? आप कहोगे सर लिथियम की सबसे कम है। मैंने कहा ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप परमाणु क्रमांक बढ़ते जाओगे तो पहले एलिमेंट को ऐसे मान लेना है कि वो एक पॉइंट पर है। जैसे आप लिथियम से बेरिलियम पर गए तो ऊर्जा तो बढ़ेगी, तो ऊपर जैसे जितनी ज्यादा आयन ऊर्जा होगी उतना ऊपर बनेगा पॉइंट। तो मैंने अगला पॉइंट बना लिया, मान लो यहां पर है। अब जैसे ही मैं बोरोन पे जाऊंगा तो आप लोगों को पता है ना कि बोरोन की ऊर्जा बेरिलियम से कम है। तो आगे जैसे आप परमाणु क्रमांक बढ़ाओगे तो अगला जो पॉइंट दोगे वो पॉइंट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे जाना है। लेकिन जब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बोरोन की ज्यादा होगी, क्योंकि बीच में नॉर्मल एलिमेंट आ गया। तो बोरोन की इतनी कम भी नहीं करनी कि इस वाले पॉइंट से नीचे चला जाए। तो इन दोनों के बीच में कहीं भी दे लो, जैसे मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट मैंने दे लिया, ठीक है। अब कार्बन की इन सबसे ज्यादा है, तो कार्बन जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट आपका ये पड़ेगा, ये ऐसे आ गया। नाइट्रोजन की कार्बन से भी ज्यादा है, लेकिन आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम है पर कार्बन से तो ज्यादा होगी ना। तो वो जो अगला पॉइंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। और फ्लोरीन की फिर ज्यादा होगी और नियोन की फिर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो तो अक्रिय गैस है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कंप्लीटली फिल्ड है भाई। आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को ऐसे मिला लोगे और ये जो आपको कर्व मिले हैं, ये जो आपको कर्व मिले हैं या इनको कहते हैं ग्राफ मिले हैं, इसको हम बोलते हैं लोथर मेयर कर्व या लोथर मेयर वक्र, ठीक है भाई। और ये जो आपके पास ग्राफ बना है ये प्रथम आयनन ऊर्जा का है। और जैसे प्रथम आयनन ऊर्जा का है ना, वैसे ही जो है द्वितीय आयनन ऊर्जा के बारे में भी ग्राफ पूछा जाता है या वो निकालवा सकता है। उसके लिए आप क्या करोगे मैं आपको बताऊंगा, जरा देखिए। अगर वो लोथर मेयर कर्व हमें बनाना हो, वो भी कब, जब हमारे पास द्वितीय आयनन ऊर्जा का बनाना हो, तो जरा देखिए द्वितीय आयनन ऊर्जा का लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व, ये देखो भाई क्या होगा, इधर देखो। अब द्वितीय आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है? द्वितीय आयनन ऊर्जा का मतलब है भाई साहब कि कोई एटम आएगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, उसको हम द्वितीय आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहेंगे। अब जरा देखो, अगर मुझे लोथर मेयर कर्व बनाना है सेकंड आयनाइज एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर के, तो पहले एक बात समझना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो मेरे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, मान सकता हूं ना मैं। उसके बाद कौन होगा मैग्नीशियम के बाद, बोलो? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन और ये आर्गन। अब जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। हमें एक बात पता है कि जब इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो भाई ये तो Na+ बन जाएगा ना। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन तो Na+ से निकलेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो Mg+ बन जाएगा। और जब हम एल्यूमिनियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो एल्यूमिनियम प्लस बन जाएगा। और एक और बात समझना मेरी बात, अरे क्या हुआ, ओहो ये हैंग हो जाता है। चलो अब जरा देखो, सिलिकॉन से जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो सिलिकॉन प्लस बन जाएगा। और फास्फोरस से जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो फास्फोरस प्लस, ऐसे ही ये सल्फर प्लस, ऐसे ही ये क्लोरीन प्लस और ऐसे ही ये बेटा जी आर्गन प्लस बन जाएगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ध्यान से, ध्यान से समझना ये बात, क्योंकि हर एक स्पीसीज से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन तो मैं ऐसे निकालूंगा कि पहले का देख लूं कि इनके अंदर अब इलेक्ट्रॉन बचे कैसे हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें देखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, और हम लोग जानते हैं कि इसके बाह्य सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। और वो क्या होंगे जरा देखो, 1s2, 2s2 और 2p6, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि नहीं है? जो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? नियोन का, अक्रिय गैस का। और हम लोग जानते हैं कि अक्रिय गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। सेम ऐसे ही क्या होगा, अगर मैं मैग्नीशियम के बाहर की बात करूं, वैलेंस सेल की, तो यहां पर 3s1 आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p1 है। अब p वाला निकल गया तो बचा क्या होगा, 3s2 वाला। सेम यहां पर भी क्या होगा बेटा, 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2
3s2 3p3, उसके बाद 3s2 3p4 और 3s2 और 3p कितना आ जाएगा 5। अब जरा समझिएगा, अगर आप ध्यान से देखो, जब मैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट करूंगा या निकालूंगा और मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो इन सारे के केसेस में मुझे जो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है वो तीसरी कक्षा से निकालना पड़ रहा है। जरा देख लो, 3 3 3 3 3। लेकिन सोडियम के अगर मुझे निकालना पड़े तो दूसरी कक्षा से निकालना पड़ेगा, यानी सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे Na+ के अंदर, वो न्यूक्लियस के काफी करीब है, बहुत ही टाइटली बाउंड होंगे, और उनको निकालने के लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात आप जानते हैं, हाँ या ना? आप लोग सब बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि सोडियम की जो आयनन विभव होगा, द्वितीय आयनन विभव होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। और फिर इनके बीच में क्या ऑर्डर आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। भाई मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, हम लोगों को यह बात तो पता है ना भाई कि जब मैं लैब से राइट जाता हूं तो प्रभावी नाभ के आवेश यानी जेड इफेक्टिव का जो मान है वो इंक्रीज करता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आयनन विभव जो है वो बराबर होता है 13.6 जेड इफेक्टिव का प्रभाव का वर्ग अपॉन में n², यानी अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो आयनन विभव भी बढ़ेगा। और भाई इधर से इधर तो है ही है। अब जरा देखिए, इसको छोड़कर अगर आप ऐसा मान लें कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में अगर कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम जीतेगा, क्योंकि इसका प्रभावी नाभ के आवेश ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से। द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं मैं, हाँ। लेकिन जब मैं बात करूंगा सिलिकॉन की, आप ध्यान से देखो, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन H में है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P में है। आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था पेनिट्रेशन प्रभाव, पेनिट्रेशन इफेक्ट, और मैंने आपको यह भी बताया था कि S के और P के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो S वाले जो है ऑर्बिटल, वो न्यूक्लियस यानी नाभिक के बहुत करीब रहते हैं, बहुत टाइटली बाउंड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता है, और हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, तो यहां पर एल्यूमिनियम जीतेगा किससे? सिलिकॉन से। फिर आगे आप देखोगे सिलिकॉन और फास्फोरस में, तो ये भी पी में, ये भी पी में, फिर तो हम सीधा प्रभावी नाभ के आवेश ही देखेंगे। तो हमने कहा कि भाई ये भी ऐसे कर लो, ये भी ऐसे कर लो। लेकिन जैसे ही आप सल्फर और क्लोरीन में देखोगे तो हम लोग ये पता है कि पी उपकोष के अंदर 3 कक्षक होते हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और हम कहेंगे कि इसका जो पी उपकोष है ये अर्धपूर्ण भरा हुआ है। और जब किसी के अंदर अर्धपूर्ण भरे हुए उपकोष होते हैं तो उनको हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, यानी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब हम कहेंगे कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, स्टेबल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होंगे, और इनको निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू क्लोरीन के। तो यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है कि सल्फर की ज्यादा होगी क्लोरीन से, वो भी कौन सी? द्वितीय आयनन विभव। अब ये तो आर्गन कैसे जीतेगा ही जीतेगा। अब जरा देखिए, मैं आपको एक ग्राफ बनाऊंगा बेटा जी, उसके बाद आपको समझना है ग्राफ कैसे समझिएगा। ध्यान से देखो इधर कि हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में? आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी कौन सी? द्वितीय आयनन एनर्जी। ठीक है भाई, और यहां पर होगा परमाणु क्रमांक Z इस वाले अक्ष के अनुसार। अब भाई सबसे पहले मान लीजिए कि मैं सेकंड सोडियम की बात कर रहा हूं, द्वितीय आयनन ऊर्जा की, तो मैंने सोडियम पहले लिख दिया। यहां पर कहीं मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम लिख दिया। फिर आगे मेरे पास कौन आएगा? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम लिख दिया। फिर मैंने सिलिकॉन लिख दिया, आगे फास्फोरस, यहां पर सल्फर, यहां पर क्लोरीन, और यहां पर आर्गन लिख दिया। इस तरीके से आप मुझे बताइए, क्या यहां पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज्यादा स्टेबल है, अक्रिय गैस नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, और दूसरा सेल भी सबसे कम है, यानी कक्षा भी सबसे कम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। भाई साहब ऐसा नहीं समझता, ऐसा नहीं निकलता यहां से इलेक्ट्रॉन। और जैसे यहां पर बेटा जी होगा तो हम ये बात कहेंगे कि सोडियम के जो आयनन विभव होगा, इस पॉइंट को देखते हुए सबसे हाईएस्ट लगाना है आपको। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम का इन सब में सबसे कम है, क्योंकि ये यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पर बैठा हुआ है। तो आप लोग क्या कहोगे भाई कि मैग्नीशियम का तो कम है भाई, तो मैंने मैग्नीशियम को ये वाला पॉइंट दे दिया। आप मुझे बस इतना बताइए, आप मुझे बस इतना बताइए, जो एल्यूमिनियम है उसका ज्यादा है कम है? आप कहोगे सर एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से ज्यादा है। तो जब मैं एल्यूमिनियम पे जाऊंगा तो मेरा जो पॉइंट आएगा वो मेरे पास थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो मैंने यहां पर मान लीजिए पॉइंट दे दिया। अब जरा देखो ध्यान से, जब मैं बात करूंगा सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का जो है आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव एल्यूमिनियम से कम है भाई। अगर कम होगा तो सीधी सी बात है कि सिलिकॉन को हमें थोड़ा नीचे रखना है। लेकिन यह बात ध्यान रखनी है कि सिलिकॉन नीचे जाएगा, लेकिन इस मैग्नीशियम से नीचे नहीं जाएगा भाई साहब, ना ऐसा मत कर लीजिए।
तो हमने ये वाला पॉइंट दे दिया भाई। आगे जरा देखिए, फिर सिलिकॉन और फास्फोरस में फास्फोरस जीतेगा, फिर सल्फर जीतेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा ये काम। तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल ठीक है। अब जरा देखिए, फास्फोरस का ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, ये गया यहां पे, सल्फर का ये गया यहां पे। और आप लोग देखोगे जैसे ही सल्फर और क्लोरीन में कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे तो हमने देखा भाई सल्फर का आयनन विभव ज्यादा है, द्वितीय आयनन विभव एज कंपेयर टू क्लोरीन के, तो यहां पर क्लोरीन थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन इतना भी नीचे नहीं कि इसको फास्फोरस से पीछे चला जाए। तो ये यहां पर आ गया और उसके बाद आर्गन मान लीजिए यहां पर उठ गया। अब जरा देखो, ये जितने भी बिंदु आपको मिले हैं ना, इनको मिला दो, और इनको मिलाने के बाद ये आई से, ये आई से, ये आई से, आई से, आई से, आई से, आई से जोड़ देना। तो ये जो ग्राफ आया है बेटा जी, यह है लोथर मेयर कर्व द्वितीय आनंद विभव के लिए किसी भी स्पीसीज का अगर आपको बनाना हो तो। ध्यान रखना मेरी बात, ऐसे ही करना है, बड़ा सिंपल है भाई साहब, ठीक है। अब जरा देखो भाई, एक तो ये आते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे कि 4 ग्राफ दे देंगे आपको और वो कहेंगे कि द्वितीय आवर्त के लिए सही क्रम होगा, द्वितीय आवर्त का मतलब है सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट। द्वितीय आवर्त के लिए द्वितीय आयनन विभव का लोथर मेयर कर्व ये होगा, फिर ए बी सी डी या क ख ग घ 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करके लिखना होगा। तो आई होप, मैं मान के चलता हूं मेरे शेरों कि आप लोगों को ये ग्राफ तो बनाना आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन या एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहता हूं जो थोड़ा आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं द्वितीय आयनन विभव की, द्वितीय आयनन विभव या आयनन ऊर्जा सोडियम की मैग्नीशियम से अधिक होती है। क्या होती है जी? अधिक होती है, अधिक होती है, यह बात ध्यान रखनी है कि भाई द्वितीय आयनन विभव सोडियम की मैग्नीशियम से अधिक होती है। ऐसा क्यों? मान लीजिएगा हम लोग ये बात जानते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं करूं तो आप देखोगे कि 281 होगा, हाँ या ना। जबकि अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 2 होगा। मैंने आपको एक बात बताई है कि जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये बात करेंगे कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे यानी निकाल देंगे। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो वो तो हमें सोडियम प्लस से निकालना पड़ेगा ना, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 10, क्योंकि एक तो चला गया। तो क्या यहां पर मैं 2 और 8 करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलो यार, आपको सर बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब जरा देखो, मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं और मैग्नीशियम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम प्लस बनेगा और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होगा, यानी आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तीसरी कक्षा से और यहां पर निकालोगे इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला दूसरी कक्षा से। ये बात आप लोगों ने देखा होगा, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं इसको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी बेस पर भी कई बार क्वेश्चन नीट में आते हैं, इवन मैक्सिमम टाइम आते हैं, ठीक है भाई। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का द्वितीय आयनन विभव मैग्नीशियम से अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो पूर्ण भरी द्वितीय सेल से निकलेगा, इसमें तो ये तीसरी सेल से निकलेगा, वो भी पूर्ण भरी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैसे ही निकालना होगा। अब मेरी बात समझिएगा, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। वो क्या है कि आयनन विभव के द्वारा संयोजकता ज्ञात करना, ठीक है भाई। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आयनन विभव की सहायता से, विभव की सहायता से संयोजकता निकालना। ये क्वेश्चन बेटा जी आजकल फैशन में चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, आपके पास कोई भी दुनिया का एटम हो, कोई भी दुनिया का एटम हो, जब आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको हम प्रथम आयनन ऊर्जा कहेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो द्वितीय आयनन ऊर्जा निकलेगी, मतलब होगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके लिए जो एनर्जी खर्च होगी उसको हम तृतीय आयनन ऊर्जा कहेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आपने किसी एक एटम से A+ बनाया है और इस वाले प्रक्रम में जो ऊर्जा खर्च होगी उसको हम क्या कहेंगे? आयनन विभव फर्स्ट। अब जब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो यहां पर मैं A+ लिखूंगा
और A प्लस से मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या A+2 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है ना, ये प्रक्रम को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, जरा देखो। या तो इसको हम कहेंगे IE1 यानी पहला प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी, इससे तो पहला ही निकला है ना, तो इसको कहेंगे IE1 ऑफ A+। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखें, इसकी तुलना में देखें, तो यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है, तो या फिर हम इसको कहेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी, ए की। इसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को मिला दूं तो आप देखेंगे ये जो A+ है ना, ये जो A+ है, ये तो बेटा जी कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या बनेगा कि A से A+2 बना और उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले। इसका मतलब है इसकी टोटल आयनाइजेशन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा जो बराबर होगी, और आप लोगों को याद होगा बेटा जी की जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, वो ऊर्जा आपके पास एक योगात्मक भौतिक गुण होता है, मतलब उनको जोड़ सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने क्या करा, IE1 और प्लस IE2 जो भी थी ए की, वो दोनों जोड़ दी। तो इस तरह से कुल आयनन विभव जो है हर एक प्रक्रम का जुड़ता चला जाएगा। फिर एक और बात समझना है कि लगातार जब कहीं हम कहेंगे कि IE1 का मान कुछ भी होगा, तो जो सेकंड IE2 होगी वो हमेशा पहली से ज्यादा होगी। मान लो अगर कोई ऐसा एटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हो, तो उसकी जो तृतीय आयनन विभव होगा वो द्वितीय से भी ज्यादा होगा। फिर आगे यही प्रक्रम चलता रहेगा और कंटिन्यूअसली एंड सो ऑन, ये ऑर्डर रहेगा बेटा आप लोगों का, यही क्रम रहेगा कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे को निकालने के लिए और अधिक की जरूरत पड़ेगी, तीसरे को निकालने के लिए और अधिक की जरूरत पड़ेगी, चौथे को निकालने के लिए और अधिक की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको समझना है। मान लीजिए एक एटम है जिससे मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे 10 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो मुझे 15 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे 25 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, तो निकलता जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने गया तो सीधा मुझे 5000 या 2000 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, ओ भाई साहब इतना बड़ा डिफरेंस आयनन विभव में, क्रम से आयनन विभव में इतना बड़ा डिफरेंस, इसका मतलब क्या रहा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन कोई अंदर वाली कक्षा से निकालना पड़ रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस अंदर वाली कक्षा से निकालना पड़ रहा होगा। इसका मतलब है कि जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे ये इसके बाह्य सेल में थे और ये इलेक्ट्रॉन अंदर होगा, इसलिए इसको छोड़कर जो बाकी के 3 थे वो उसकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे मैं समझाता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जरा देखिए हमें क्या कहा गया है, एक एटम के लिए, ठीक है, एक परमाणु के लिए, एक तत्व के लिए उसकी आयनन ऊर्जा क्रमशः दी हुई है। IE1 जो दे रखी है वो दे रखी थी 100 किलो जूल, ठीक है। इधर देखो IE2 जो दे रखी थी वो 300 किलो जूल, और IE3 जो दे रखी थी वो दे रखी थी 2500 किलो जूल या 2500। अब आपको बताना है कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब मैं पहली दे रहा था वो तो चलो दूंगा, उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसको तो बता ही नहीं सकते हम लोग। अब 100 के बाद जब मैं दूसरा निकालना लगा तो मुझे ये बात पता है कि चलो भाई वैल्यू बढ़ेगी, और ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। लेकिन 2 निकलने के बाद जैसे ही मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पहुंचा तो मुझे एकदम से एक लार्ज अंतर करना पड़ा ना, एनर्जी में, ऊर्जा में एक लार्ज अंतर देखने को मिला कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी एकदम से लग गई। इसका मतलब क्या होगा कि एकदम से आप उसके अंदर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते होंगे, तो वहां पर क्या करोगे आप, वहां पर आप लोगों को यह बात करनी होगी मेरे शेरों कि इसको भूलकर, क्योंकि ये तो अंदर से होगा, इसको भूलकर जितने भी यहां पर नंबर दे रखे होंगे आयनन विभव के, उनको गिन लेना, वही इसकी संयोजकता होगी। जैसे मान लीजिएगा कि इस क्वेश्चन की जो आंसर होगा, अगर मैं इसकी संयोजकता की बात करूं तो मैं नहीं बताऊंगा, चुपचाप कमेंट में आंसर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
आप यहां पर दिया कि एक तत्व के लिए आयनन ऊर्जा का मान हुआ, आयनन ऊर्जा है कैसे, IE1 की वैल्यू जो दे रखी है, IE1 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 500 किलो जूल। IE2 की वैल्यू जो दे रखी है वो 5000 किलो जूल। और IE3 की जो वैल्यू दे रखी है वो 6000 किलो जूल दे रखी है। आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, संयोजकता बतानी है कितनी होगी। चेक कर लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, संयोजकता बतानी है कितनी होगी। ठीक है भाई, आगे देखिए, एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक तत्व है जिसकी आयनन ऊर्जा क्रम से है, आयनन ऊर्जा क्रम से है कितनी होगी बोलो। अरे भाई इतनी होगी, IE1 100 किलो जूल, IE2 900 किलो जूल, IE3 1900 किलो जूल, IE4 बराबर 5000 किलो जूल। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन करते हुए जहां पर आयनन विभव में सबसे बड़ा अंतर दिख रहा होगा, सबसे बड़ा अंतर, तभी आप समझ जाना कि जहां पर सबसे बड़ा अंतर आया है वहीं से आप इलेक्ट्रॉन अंदर से निकालना शुरू कर देते हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को कुछ और नहीं करना मेरे शेरों, सिर्फ चुपचाप संयोजकता निकाल देना, चुपचाप संयोजकता निकाल देना। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि आयनन ऊर्जा खत्म नहीं हुआ है। अभी जो हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं, अभी जो हम क्रम पढ़ रहे थे वो पीरियड के अनुसार पढ़ रहे थे, आवर्तों के हिसाब से पढ़ रहे थे। अभी ग्रुप वाइज पढ़ना बाकी है, चीजों को और अच्छे समझना बाकी है। और तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।